आज हम लोग चैप्टर 4 सेक्शन 54 और 55 जो कि ओरल एविडेंस से डील करता है वो पढ़ेंगे। वो सारी स्टेटमेंट जो कि विटनेसेस किसी मैटर ऑफ फैक्ट के रिलेशन में कोर्ट के सामने बताते हैं वही जो है ओरल एविडेंस होता है। वो विटनेसेस जो कि बोल नहीं सकते हैं तो वो अपने किसी भी फैक्ट पे जो उनकी नॉलेज है उसको अगर कम्युनिकेट करते हैं किसी थ्रू साइन या फिर राइटिंग के थ्रू, तो उसको भी कोर्ट जो है ओरल एविडेंस ही कंसीडर करती है। अब हम सेक्शन 54 पे आ जाते हैं। तो ये कहता है कि ऑल द फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव बाय द ओरल एविडेंस। मतलब कि हम हर तरह के फैक्ट्स को ओरल एविडेंस से प्रूव तो कर सकते हैं एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब जो चीज़ राइटिंग में है वो हम सिर्फ और सिर्फ राइटिंग के थ्रू ही प्रूव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। पर अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो ओरल एविडेंस होगा ये किस तरह का होना चाहिए और किस क्वालिटी का होना चाहिए। इसका आंसर हमको सेक्शन 55 में मिलता है। ये कहता है कि ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल द केसेस बी डायरेक्ट। मतलब ओरल एविडेंस हर केस में डायरेक्ट होना चाहिए। अब डायरेक्ट से क्या मतलब है, तो आगे सेक्शन 55 बताता है डायरेक्ट से मतलब है कि अगर विटनेस कोई ऐसा फैक्ट बताना चाहता है जिसको कि देखा गया है तो वो विटनेस ने उस फैक्ट को खुद देखा हुआ हो। ठीक है, वैसे ही सेम अगर कोई विटनेस इस बात का एविडेंस देना चाहता है जिस बात को सुना गया है तो उसने उस बात को खुद सुना हो तभी वो उस चीज़ का एविडेंस दे। ठीक है, सिमिलरली अगर विटनेस किसी ऐसी बात का एविडेंस देना चाहता है जिसको कि उसने परसीव किया हो सेंसेस से, तो उसने खुद परसीव किया हो, ना कि किसी और ने परसीव किया हो और उसके बताया हो। इसका मतलब है कि विटनेस सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में वही फैक्ट बता सकता है जिसका कि उसको फर्स्ट हैंड नॉलेज है। मतलब कि ऐसे फैक्ट जिसको कि उसने खुद परसीव किया है अपने सेंसेस के थ्रू। अब यहीं से हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक निकलता है रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस। अब ये क्या रूल है, तो ये कहता है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हमने क्या पढ़ा कि ओरल एविडेंस हर केस में डायरेक्ट होना चाहिए। मतलब कि विटनेस सिर्फ उन्हीं फैक्ट का एविडेंस दे सकता है जिसको कि उसके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज हो। फर्स्ट हैंड नॉलेज से क्या मतलब है, मतलब कि ऐसे फैक्ट जो कि उसने खुद परसीव किया हो अपने आँख नाक कान, ठीक है, इनको यूज़ करके उसने खुद परसीव किया है वो फैक्ट, उसी का वो एविडेंस दे सकता है। तो यहाँ से एक और बात निकल के आती है कि विटनेस उसी बात का एविडेंस दे सकता है जो कि उसके खुद के नॉलेज पे बेस्ड है, ना कि किसी और पर्सन के नॉलेज पे। अगर वो ऐसा कोई एविडेंस दे रहा है जो कि किसी और के नॉलेज पे बेस्ड है तो उसे डेराइव्ड नॉलेज कहते हैं, और यही होता है हियर्से एविडेंस। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ए के ऊपर चार्ज लगा है कि ए ने बी का मर्डर किया है। ठीक है, अब सी जो है विटनेस बन के जाता है और वो कहता है कि मैंने देखा था कि ए ने बी को नाइफ से स्टैब किया। तो यहाँ पे ये जो है उसका डायरेक्ट एविडेंस होगा। ठीक है, क्योंकि उसने खुद देखा है ये चीज़। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेम फैक्ट होगा, ए के ऊपर चार्ज है बी के मर्डर का। ठीक है, और बी सी जाता है एज अ विटनेस और वो बोलता है कि मैंने सुना था कि डी कह रहा था कि ए ने बी को स्टैब किया। तो यहाँ पे एक्चुअली सी ने कुछ भी नहीं देखा है। ठीक है, उसने क्या सुना, सी को सुना कहते हुए कि उसने देखा है। ठीक है, तो ये उसकी क्या हो गई, डिराइव्ड नॉलेज है, ये उसकी सेकंड हैंड नॉलेज है। ये किसी और, ये जो वो एविडेंस दे रहा है जिस बात का, वो जो है उसके खुद की नॉलेज पे नहीं बेस्ड है बल्कि किसी और की नॉलेज पे बेस्ड है। तो ये हो जाता है हियरसे एविडेंस, और ऐसे एविडेंसेस को कोर्ट जो है एडमिसिबल नहीं मानता। कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दिया जाए तो जो हियरसे एविडेंस होता है वो एडमिसिबल नहीं होता है। बट अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हियरसे एविडेंस एडमिसिबल क्यों नहीं होता है। पहला कि ये एक बेस्ट एविडेंस नहीं होता है, और हमने पढ़ा था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बेसिक प्रिंसिपल ही यही है कि हमेशा बेस्ट एविडेंस कोर्ट में लाया जाए। और दूसरा पॉइंट ये है क्योंकि ये एक हियरसे एविडेंस है, मतलब कि जो विटनेस की टेस्टिमनी है ना वो उसके खुद के नॉलेज पे तो बेस्ड नहीं है, वो बेस्ड है किसी सेकंड पर्सन के नॉलेज पे। वो जो सेकंड पर्सन था ना उसने तो वो जो है टेस्टिमनी आके डिलीवर ही नहीं की ओथ पे। अब क्योंकि जिसकी खुद की नॉलेज थी वो कोर्ट में आया ही नहीं, तो इसलिए जो टेस्टिमनी की जो है ट्रुथफुलनेस थी, जो एक्यूरेसी थी, वो हम एग्जामिन नहीं कर सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू। अब जनरल रूल तो यही कहता है कि हियरसे एविडेंस एडमिसिबल नहीं होते हैं, बट कोर्ट ने इस रूल को टाइम टू टाइम मॉडिफाई किया है और कुछ एक्सेप्शंस बताए हैं। पहला है रेस जेस्टे, फिर एडमिशन एंड कन्फेशन, ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि रेलिवेंट होते हैं सेक्शन 26 में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक एक्सेप्शन प्रोवाइडेड है सेक्शन 55 में ही। अब उसे हम समझ लेते हैं।
सेक्शन 55 में हमने ये तो पढ़ा था कि ओरल एविडेंस हर केस में जो है डायरेक्ट होना चाहिए। तो आगे सेक्शन 55 ये भी कहता है कि अगर कोई ओपिनियन है या फिर ग्राउंड्स हैं जिन पे कि वो ओपिनियन बेस्ड है, ठीक है, और अब कोर्ट में जब भी उसका एविडेंस देना होगा तो उस पर्सन को खुद आना पड़ेगा जिसकी वो ओपिनियन है और किन ग्राउंड्स पे उसका ओपिनियन जो है बेस्ड है। पर अब प्रॉब्लम तब आती है कि जिस पर्सन के ओपिनियन की बात हो रही है उसकी डेथ हो गई हो या फिर वो मिल नहीं रहा हो या फिर उसको बुलाया नहीं जा सकता है एविडेंस देने के लिए। तो इस सर्कमस्टेंस में अगर वो ओपिनियन किसी बुक में एक्सप्रेस्ड है और वो बुक जो है फॉर द सेल है, तो वो बुक जिसमें कि उस पर्सन की ओपिनियन एक्सप्रेस्ड है उसको एज एन एविडेंस दिया जा सकता है कोर्ट के सामने। अब सेक्शन 55 का सेकंड प्रोवाइजो ये बताता है कि अगर ओरल एविडेंस किसी मटेरियल थिंग के रेफरेंस में है, ठीक है, और उसके एग्जिस्टेंस और कंडीशन के बारे में बात कर रही है, तो उस केस में कोर्ट जो है ये कह सकता है कि आप उस मटेरियल थिंग को ही प्रोड्यूस करो कोर्ट के सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। बट अगर कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है या अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो आप कमेंट कर सकते हो।